नमस्कार। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए गए हैं। साइंस आजकल हर एग्जाम में आ रही है। जहां जहां भी जीके आ रहा है, जीके के अंदर साइंस भी पूछी आ रही है और अलग से भी साइंस आ रही है। बहुत सारे एग्जाम में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें साइंस पूछी आएगी और ये क्वेश्चन आपको ये 30 साल से बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको ये पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। जो जो साइंस पढ़ना चाहता है रोज वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करें वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है। तो प्राणी के अंदर त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन ये आपका मरु अनुकूलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से साम्यावस्था का नियम किसके द्वारा दिया गया। तो साम्यावस्था का नियम हार्डी बीनबर्ग के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हार्डी बीनबर्ग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं। तो उस हार्मोन को ऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन हार्मोन राइट आंसर है। क्षुद्रांश के आंतरिक अस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इन प्रवर्त को दीर्घ रोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दीर्घ रोम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा होता है। तो आपकी जो गुप्त ऊष्मा होता है उसकी मात्रक होता है आपका जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। कण का पलायन वेग द्रव्यमान के कैसा होता है। तो कण का जो पलायन वेग होता है ये आपके द्रव्यमान के पलायन वेग पर निर्भर ही नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान के पलायन वेग पर निर्भर नहीं करता है। वायुयान से गिरते पिंड में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है। तो वायुयान से कोई पिंड यदि गिर रहा होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा रहेगी। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा राइट आंसर है। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होगा। तो सबसे अधिक जो घिसेगा सूखी कंक्रीट पर यदि आप रबड़ को घिसेंगे तो सबसे अधिक घर्षण बल होगा, मतलब फ्रिक्शन होगा। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल को क्या कहा जाता है। तो दूरी समय ढाल के ग्राफ को चाल कहा जाता है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए। चाल बराबर दूरी और समय में क्या फॉर्मूला होगा, कमेंट करके बताइए। चाल दूरी और समय का फॉर्मूला बताओ। आता है सीधे एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी टेस्ला राइट आंसर है। पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है। तो पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता आपकी एक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर एक राइट आंसर है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी ये 10 दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होगा। तो किसी भी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं। तो मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है। तो प्रसव के दौरान आपका रिलैक्सिन एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन एंजाइम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन वसा पाचन एंजाइम है। तो एक वसा पाचन एंजाइम यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं लाइपेज एक वसा पाचन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है। तो ग्लूकेगन हार्मोन आपका ये बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग में बनाई जाती है। तो मस्टर्ड गैस का यूज होता है आपका एथिलीन के प्रयोग के लिए। ऑप्शन नंबर सी एथिलीन मस्टर्ड गैस एथिलीन के प्रयोग से बनाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ऊन को विरंजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क होता है। तो कैल्कोसाइट ये आपका कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी कैल्कोसाइट कॉपर का अयस्क है राइट आंसर है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन आपका NH4Cl ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी NH4Cl प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर 10.5 राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का दूर बिंदु होता है कितने सेंटीमीटर पर। तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है ये आपका अनंत पर होगा। ऑप्शन नंबर
डी अनंत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए जो स्वस्थ नेत्र होते हैं हमारे आंखों की कम से कम कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट हमारी आंखें कितनी दूरी तक देख सकती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उसमें आपकी धारा समान होगी। ऑप्शन नंबर ए धारा या करंट बिल्कुल समान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? तो पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल प्रतिबिंब द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको फंस सकते हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें जीके आता है, जीके साइंस आती है। साइंस तो बिल्कुल ऐसे एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको आएंगे। एनसीईआरटी का सार आता है, वही आपको एनसीईआरटी का सार है। और हमने आपके लिए ऐसे 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन, और उसकी बना ली है पीडीएफ। ये पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यदि आपने 10,000 क्वेश्चन रट लिए ना, तो भारत का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें जीके जीएस आएगी, आपकी जीके जीएस स्ट्रांग हो जाएगी। चांसेस रहेंगे पूरे क्वेश्चन आपको जो है कई क्वेश्चन उसमें से फंसने के। तो जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की पीडीएफ बनाई गई है। 10,000 क्वेश्चन है, पूरे यूट्यूब पर आपको इतने कम में कोई नहीं देगा। लेकिन इसमें भी आपको एक ऑफर है, आपको ये 300 की नहीं, आपको ये 99 रुपए की मिलने वाली है, सिर्फ 99 रुपए की। जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनको भी, और जो पुराने स्टूडेंट है सबको 99 रुपए मिल जाएगी। केवल आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से पेमेंट करके नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। वहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, आपको व्हाट्सअप पर भेज दी जाएगी। 99 रुपए में आपको कोई भी पीडीएफ नहीं देगा। 10,000 जी के जीएस के क्वेश्चन की देख लो आप, एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। जिसको चाहिए जरूर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? तो शनि के छल्ले जो हैं ये बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक आपका थियोफ्रिट्स है। ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रिट्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ग्रीक भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन आपका पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी पैलिनोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं इनमें से क्या? तो एक जो सर्पिल जीवाणु होता है उसको स्पाइरेलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पाइरेलम, ये एक सर्पिल जीवाणु को कहा जाता है। टीका रोग किसमें होता है? तो टीका रोग जो होता है ये आपका मूंगफली में होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी मूंगफली में होने वाला ये रोग है। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है आपका, मशरूम एक कवक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए मशरूम एक कवक का उदाहरण है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी में हम ताजा पुष्प समूह को खाते हैं, उपयोगी भाग है। ऑप्शन नंबर सी ताजा पुष्प समूह फूल गोभी का खाए जाने योग्य भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन जो है आपका ये सोलोनेसी कुल का पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सोलोनेसी कुल का पौधा है बैगन। एफेडा पौधे का कौन सा भाग एफेडीन औषधि तैयार करता है? तो एफेडीन औषधि उत्पन्न तने से होती है। ऑप्शन नंबर बी तना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मॉर्फिन निकाला जाता है किससे? तो जो मॉर्फिन है ये आपका पेपेवर सोनमी फेरम से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी पेपेरम सोनमी फेरम से मॉर्फिन निकाला जाता है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्रिस्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए क्रिस्टी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बाढ़ को रोका जा सकता है किससे? तो जो बाढ़ है उसको नदियों पर बांध बनाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है आपका, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडलीय प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी। मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है? तो ये रोग होता है यदि पानी में आपका पारा
या मरकरी जिसको पादर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यदि ये अधिक हो, इसका प्रदूषण हो। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए तो 98.4 डिग्री सेल्सियस मतलब 36 फ़ारेनहाइट मतलब 36.89 डिग्री सेल्सियस, इसको 37 डिग्री सेल्सियस ही बोल देते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जीव कैसे जीवित रहते हैं? तो जब ठंड से जल जम जाता है तो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी भाग जमता है और जो है ऊपर जमता है और नीचे जो है पानी जमता नहीं है, इसलिए मछलियां जीवित रह जाती हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी होती है? तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते विकिरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी विकिरण विधि राइट आंसर है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होगी? तो चांदी की ऊष्मीय चालकता अधिक होती है, याद रखना, चांदी की ऊष्मीय चालकता अधिक होगी, तांबे की कम होगी। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऊनी कपड़े गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं वो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसने नियम दिया था? तो बोला गया था कि अच्छे जो उत्सर्जक होते हैं वो अवशोषक भी अच्छे होते हैं, किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर ए किरचॉफ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, तो न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होगा जब ताप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ताप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पराश्रव्य तरंगों को सीटी बजाकर उत्पन्न किया था गॉल्टन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी गॉल्टन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो शिकार का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि राइट आंसर है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की सतह पर वातावरण ही नहीं है, इसलिए आप बोलोगे तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? यदि आपको किसी को बहुत दूर से तेज चिल्लाना हो तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, उस स्थिति में क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इंगित होती है, इसलिए आवाज दूर तक जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो रहता है ये ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन राइट आंसर है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनेगा? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यदि आपको पूरा ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यदि आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम आपकी आधी हाइट का जो है आपको मिरर यूज करना पड़ेगा। शीशा आपका कांच जो रहेगा आधी हाइट का रहेगा, तब आप पूरे दिखोगे उसमें व्यक्ति से आधी हाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक वस्तु जो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आपने कभी नाई की दुकान पे गए हो, यदि आप पैरेलल देखोगे तो आपकी इतनी सारी फोटो आएंगी एक के पीछे एक के पीछे एक के, यदि पैरेलल रखी होनी चाहिए बिल्कुल, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे बहुत सारे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दिन और रात के समय लाल और हरा सम्मिश्रण सर्वाधिक सुविधाजनक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को, जो घड़ी साज मतलब जो घड़ी सुधारता है, वो घड़ी के जो बारीक हाथ पे हम घड़ी पहनते उसके बारीक बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो वो जो यूज़ करता है वो यूज़ करता है आवर्धक लेंस का। ऑप्शन नंबर बी आवर्धक लेंस का यूज़ करता है घड़ी को सुधारने के लिए, घड़ी सुधारने वाला। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होगा।
ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक सामान्य शुष्क सेल जो रहेगा उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में आपका अमोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, इसमें पूछा गया है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण जरूर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो न्यूट्रिनो होता है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई आवेश नहीं है, लेकिन चक्रण है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओगे, अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश जो है उपस्थित होता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, इकाई धन आवेश या दो इकाई धन आवेश, मतलब ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। 99 रुपये में मिल रही है 300 रुपये की पीडीएफ, जिसको लेना हो जरूर लेके लाभान्वित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।